कैसा है मेरा भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस इन वन वीडियो। बिल्कुल मेरे भाई, ये एक कंप्लीट वीडियो है, एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारे ऊप के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है जिनका पेपर है या जॉब टेस्ट है, क्योंकि उनको क्विकली कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स समझने होते हैं। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ऊप के हर एक टॉपिक को कम टाइम में और सही से समझाऊँ। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, जो आपको आंसर्स के साथ दूंगा, जो आपको पेपर में या वाइवा में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ तक मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी दूंगा विद सोर्स कोड, 9 प्रोजेक्ट जो मैंने खुद बनाए चलते हैं, जिसको आप लैब प्रोजेक्ट के अंदर, क्लास के अंदर या सीवी में लिख सकते हो कि ये आपने बनाया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ऊप लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, तो आखिर ये सी प्लस प्लस क्या चीज़ है भाई? सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह दो इंसान एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके दरमियान एक ह्यूमन लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे की बात समझते हैं, इसी तरीके से एक कंप्यूटर और इंसान के दरमियान एक लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके ज़रिए इंसान कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको क्या करना है और कंप्यूटर वो समझता है, वो वैसे रिस्पॉन्ड करता है, वैसे वो रिएक्ट करता है। तो जो इसमें बीच में जो चीज़ आ रही है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंसानों के दरमियान ह्यूमन लैंग्वेज, मशीन और कंप्यूटर इंसान के दरमियान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऊप पढ़ने वाले हैं। अब ऊप क्या चीज़ है देखें भाई, इससे पहले जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं या इसके बाद जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं, हर लैंग्वेज का, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, मेथड है, किस तरीके से उसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, किस तरीके से हम उसमें कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। ये जो मेथड है हर लैंग्वेज का अपना होता है। अगर हम दुनिया में भी बात करें, रियल वर्ल्ड में भी कोई भी लैंग्वेज है इंसानी, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज अपने तरीके से लिखी जाती है। हर लैंग्वेज का एक स्टाइल नहीं होता, हर लैंग्वेज में अलग लेटर्स होते हैं और उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। तो इसी तरीके से सी प्लस प्लस में एक जो तरीका अपनाया जाता है वो है ऊप। ऊप क्या है अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज़ समझ आ गई कि सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऊप एक तरीका है जिसकी लिहाज से हम सी प्लस में प्रोग्राम लिखेंगे। तो ऊप क्या है? ऊप इज़ अ वे टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये समझ आ गई बात। अब ऊप क्या है, इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं, ये हम अब समझते हैं। ऊप ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये चीज़ है, एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम ईजिली मैनेज कर सकते हैं। एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम ईजिली मैनेजेबल प्रोग्राम बना सकते हैं। समझिए, देखो अब एक स्कूल है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चे एक साथ बिठा दिए। अब आप समझ सकते हो कौन से स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है? नहीं समझ सकते, पहचान नहीं सकते। तो आप क्या करते हो? अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम मैं इसको दूसरा वर्ड इस्तेमाल करूं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी शे, कोई भी चीज़। अल्फाज का मतलब जो होता है उर्दू में, हिंदी में, कोई भी शे, कोई भी चीज़। तो दुनिया में कोई भी चीज़ है जो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी एक ऑब्जेक्ट है, आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। तो क्या करोगे आप? स्कूल वाले इनको अलग अलग दर्जों में डिवाइड करते हैं, मतलब क्लास, CLASS क्लास, जिसे हम कहते हैं दर्जा, जमायत। हर स्टूडेंट को अलग अलग जमायतों में डिवाइड करते हैं। एक जमायत के अंदर जो उससे ताल्लुक़ रखते होंगे, जो उस दर्जे से ताल्लुक़ रखते होंगे, सारे स्टूडेंट्स को वहाँ बिठा देंगे। तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरीके से दर्जे चलते जाते हैं। अब हम समझ सकते हैं कौन से स्टूडेंट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स किस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको वैसी किताबें पढ़ाई जाएंगी, उसकी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके वही काम काज होंगे जो उनको करने हैं। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को, इस तरह स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देते हैं। तो यही चीज़ सी प्लस प्लस में हम करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ अलग अलग होती है उसको हम एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, दुनिया की तरह, एक रियल वर्ल्ड की तरह उसको ऑब्जेक्ट समझते हैं और उसके लिए एक अलग क्लास बनाते हैं, मतलब उसका अलग से कोड लिखते हैं। जिस तरह अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ सी प्लस प्लस में, तो उसके अंदर अगर किताबें हैं
जो बुक लाइब्रेरी के अंदर होती हैं किताबों को मैं एक ऑब्जेक्ट समझूंगा, उसके लिए एक अलग कोडिंग करूंगा, इसको एक अलग नाम दूंगा क्लास का, बुक की क्लास। इस तरीके से उसके अंदर एक लाइब्रेरियन जो किताबें इशू करेगा तो उसको मैं अलग ऑब्जेक्ट समझूंगा, उसकी एक अलग क्लास बनाऊंगा, और वहाँ पे जो स्टूडेंट किताबें लेंगे मैं उसको एक अलग ऑब्जेक्ट समझूंगा, उसकी एक अलग क्लास बनाऊंगा, उसकी अलग कोडिंग करूंगा। तो इसलिए मैं ईजिली मैनेज कर सकता हूँ। एक क्लास बनाने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, लाइब्रेरी किताबों की मैं कितनी भी चाहे किताबें बना सकता हूँ, कितने भी ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि किताबें तो बहुत सारी हैं, क्लास मैंने एक बना ली, कोडिंग एक कर ली। स्कूल में भी था, एक जमात थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं किस क्लास के कौन सा ऑब्जेक्ट है, और उसकी एक ही बार हमें कोडिंग करनी पड़ जाती है, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ईजिली मैनेज कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है, उसको वैसे हम समझ सकते हैं। तो सी प्लस प्लस में यही आसानी हो जाती है कि हम ऊप एक ऐसा तरीका अपनाते हैं हम, कि जिसमें हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, और अब जिस चीज़ को ऑब्जेक्ट समझ के काम करेंगे तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से आप काम कर रहे हो। तो इसी वजह से इसको ऊप कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट समझ के उस लिहाज से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऊप क्या है, ऊप इज़ अ वे टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, और इसका ये फ़ायदा होता है कि हम इजीली मैनेज कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो क्या आप इजीली मैनेज करने की वजह से इतना फेमस है? नहीं। अब दूसरी बात ये है इसकी ख़ास, कि बिलफर्ज एक कंपनी है जो कार बनाती है या बाइक बनाती है, तो वो क्या करेगी? क्या हर बार वो मज़दूर हायर करेगी, डेली वेजेस पे लोग लेके आएगी? कई बाइक बनानी है, बाइक का ये पार्ट अलग अलग बनाओ, इतने दिन ज़ाया करो, उसके बाद आपकी एक बाइक बनेगी, दूसरी बाइक बनानी है, फिर दोबारा मज़दूर लेके आओगे? नहीं यार। तो आप क्या करोगे? आप स्मार्ट वर्क करोगे। क्या करोगे? एक मशीन बनाओगे, एक मशीन बनाओगे, सारा टाइम उस पर लगाओगे, सिर्फ एक मशीन बन गई आपकी। अब उस मशीन से जितनी चाहे बाइकें बनाओ, बस उसको आप बताओगे भाई कौन से कलर की बाइक, कौन सा टायर साइज़, कौन सा क्या चीज़, आप बस बटन प्रेस करोगे, आपकी बाइक खुद ब खुद बन जाएगी। अब एक मशीन से जितनी चाहे आप बाइकें बना सकते हो। तो यही चीज़ सी प्लस प्लस में हो जाती है। जब हम एक क्लास बनाते हैं, एक बार कोडिंग करते हैं, फिर हम जितनी चाहे उससे ऑब्जेक्ट्स बनाएं, जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बनाएं, ईजिली बना सकते हैं। हमें तो हर बार हर चीज़ के लिए अलग अलग कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर किताबें हैं हज़ारों, तो मैं एक बार बुक की क्लास बनाऊंगा, उसमें सारे उसके जो नाम वाम आईडी वाईडी कर दूंगा, तो मुझे हर बार नई किताब के लिए नई कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार क्लास बन गई और जितनी चाहे किताब इशू कर सकता हूँ, किताबें ऐड कर सकता हूँ ईजिली। तो इसी तरीके से कार की, जब बाइक की क्लास मशीन अलग बनेगी तो कार की मशीन अलग बनेगी दुनिया में। इसी तरीके से यहाँ पे भी हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ की अलग अलग क्लास बनेगी, जिससे हम इतने चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा हो जाता है? टाइम और मेमोरी का। मेमोरी का फ़ायदा क्यों हुआ? जब आप हज़ार बार कोडिंग करोगे, हज़ारों किताबों की, तो आपकी प्रोग्राम की फ़ाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपका स्पेस भी ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो मेमोरी भी सेव हो गई, और जितना टाइम ज़ाया कर रहे हो आपका वो भी ज़ाया नहीं होगा, टाइम भी सेव हो गया। तो क्लास से, ऊप से हमें क्या हो गया? पहली चीज़ हम मैनेजेबल कर सकते हैं, मैनेजेबल प्रोग्राम बना सकते हैं। दूसरा, टाइम एंड मेमोरी सेविंग है। तो ऊप एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने का ऑन द बेसिस ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ समझ आ गई कि ऊप है क्या चीज़। तो अब हम समझते हैं कि ऊप के अंदर कैसे हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से क्लास बनाएंगे, किस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, उस तरीके से उससे सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आखिर हम ये सब कुछ कर कहाँ पे रहे होंगे, मतलब ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम कहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे ऊप को समझेंगे। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जिसे हम कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेट का मतलब है जोड़ना, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे हम कोई चीज़ डेवलप कर सके, बना सकें, तो उसे कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखें और उसको रन कर सकें। तो अब उस लिहाज से सी प्लस प्लस के हवाले से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले टॉप पे जो आता है, जो आपने सुना होगा, विजुअल स्टूडियो कोड। तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो बहुत ही पावरफुल और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है Qt क्रिएटर और C++ बिल्डर, जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा है एंड्रॉयड स्टूडियो है, जो कि ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड एप्स और गेम्स बनाने के लिए C++ पे। लेकिन हम इस
ख़ास इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों की नहीं चाहिए ज़रूरत। हमें एक सिंपल छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें हम अपने प्रोग्राम लिखें और रन करें, दैट्स इट। हमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई पेचीदगी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेव सी प्लस प्लस। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लाइट एंड सिंपल, 50 MB का भी नहीं है, आपके 3-4 मिनट में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम इसमें डेव सी प्लस प्लस यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम सिर्फ सीखने जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक कंसोल स्क्रीन चाहिए, काली स्क्रीन। हम प्रोग्राम यहाँ पे वाइट स्क्रीन पे लिखना है और ब्लैक स्क्रीन पे इसको आउटपुट देखना है, दैट्स इट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे। तो ब्राउज़र पे आप जाएं और गूगल खोलें। गूगल पे जाके आप लिखें डेव स्पेस सी प्लस प्लस, इस तरीके से आपने लिखना है। तो ये पहली लिंक खुल आएगी sourceforge.net वालों की, इस पर आपने क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर इसको आप इंस्टॉल कर दीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जाके ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं, सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर। कंपाइलर का वर्ड मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, कंपाइलर का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब इंसान समझता है। और इस लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कंपाइलर। तो वो हम जब सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेव सी प्लस प्लस, विजुअल स्टूडियो वगैरह, वो क्या करते हैं, वो खुद ब खुद सारे काम कर रहे होते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये लैंग्वेज खुद ब खुद कंपाइल होकर पीछे कन्वर्ट होकर हो जाती है, रन हो जाती है। तो इसलिए इसको हम कंपाइलर कहते हैं बहरहाल। तो ऑनलाइन कंपाइलर आप यूज़ कर सकते हो कोई भी। यहाँ पे आके आप पहली लिंक पे खोलोगे तो, या दूसरी लिंक पे, जिस पे चाहो आपको अच्छा लगे तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ नहीं करने वाले क्योंकि इसमें इंटरनेट ऑन रखना पड़ेगा आपको। तो अब ये खुलने लगा है, जिस तरह ये स्लो खुल रहा है तो इसलिए ये मसले आएंगे। तो इसलिए इंटरनेट मैं बंद ही रखता हूँ ताकि ईजिली हम यूज़ कर सकें। तो हम क्या करेंगे, डेव सी प्लस प्लस यूज़ करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है और लाइट है। तो यहाँ तक समझ आ गई आपको चीज़, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। तो आप वो डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। जब डाउनलोड इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है, स्टार्ट में आना है, कोई भी विंडोज़ हो फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे आके लिखें डेव, तो सर्च में आपको शो हो जाएगी चीज़, ये डेव सी प्लस प्लस शो हो गई। तो आप कोई विंडोज़ 10 हो, 7 हो, कोई भी हो, आपके पास ये शो हो जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है तो इस तरीके से आपके पास डेव सी प्लस प्लस जो है विंडो खुल के आ जाएगी। जब ये स्क्रीन खुल जाएगी तो आप यहाँ पे फाइल में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सी प्लस प्लस सेलेक्ट हुआ होगा खुद ही। यहाँ पे आपने कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन चाहिए, कंसोल विंडो चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ अपना आउटपुट देखें, दैट्स इट। तो इसलिए हम कंसोल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना नाम देंगे, प्रोजेक्ट का जो भी नाम देना है, बिलफर्स ऊप इन सी प्लस प्लस। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ से सर्च बार में से, यहाँ से मुझे अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे मुझे आउटपुट सेव करना है, ये फाइल सेव करनी है। तो मैं कोई फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा तो उस फोल्डर में ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब ये वाली जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ है, सब कुछ कोड लिखा हुआ है, इसको आप सेलेक्ट करो Ctrl+A से कीबोर्ड से, यहाँ पूरा यहाँ से यूँ करके माउस से सेलेक्ट कर दो। उसके बाद कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाओ, यहाँ डिलीट की दबाओ तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरीके से। तो अब आपके पास सिंपल एक खाली स्क्रीन आ चुकी है, खाली फाइल बन चुकी है, जिस पे हम सी प्लस प्लस की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऊप सीखेंगे और रन करेंगे। अब पहली चीज़ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत सी प्लस प्लस आती होगी क्योंकि हम इसमें ऊप पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको सी प्लस प्लस बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी बहुत भी नहीं आती, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है सी प्लस प्लस इन 1 वीडियो। एक ही वीडियो में, एक ही घंटे में आपका भाई आपको पूरी सी प्लस प्लस सिखा देगा। तो आप वो देख के सी प्लस प्लस सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको थोड़ी बहुत सी प्लस आती होगी ताकि हम ऊप पे जो है अपना ज़्यादा फोकस रखें, उसको समझें, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत बड़ा मेथड है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अंदर, ताकि हमें उस पर फोकस रखें, उस पर कंसंट्रेट करें। तो इसलिए आप वहाँ से सी प्लस प्लस सीख लें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत आती होगी। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर ऊप को समझते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सी प्लस प्लस में सबसे पहले ऊपर आती हैं लाइब्रेरीज। उसके लिए हम लिखते हैं #include। उसके बाद जो बेसिक इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी होती है वो होती है IO स्ट्रीम। तो इस तरीके से ये मैं सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर कर चुका हूँ, आपको समझ आ जाएंगी। तो उसके बाद ये इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जो हमें प्री प्रोसेसर को बताती है कि हम जो नीचे कमांड यूज़ करने वाले हैं वो इस लाइब्रेरी में होंगी। इसके अलावा बहुत सारी और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो मैं बता देता हूँ अभी। #include करके स्ट्रिंग की लाइब्रेरी है जो कि कैरेक्टर्स हम प्रिंट करेंगे, ABC वगैरह जो भी आप लिखना चाहो, कोई भी टेक्स्ट, तो उसके लिए हम ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं
तो उसके लिए आप सी मैथ यूज़ करते हो। इसके अलावा अगर फाइल की इनपुट आउटपुट करना है आपने फिर तो आप एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ करते हो। ये 4 इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन हम इसमें ये 2 वाली यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद अब बिल्कुल बहुत सारी लाइब्रेरी आपने इंक्लूड कर दी। अब बहुत सारी लाइब्रेरी में हो सकता है ऐसा नाम हो जो बहुत सारी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, सी आउट बिलफर्स। अब बहुत सारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, तो अब पता कैसे चलेगा कौन सी लाइब्रेरी से ये वाली कमांड चलेगी। तो इन नामों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, तो इसको हल करने के लिए हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस STD। अब ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस है जिसके अंदर ये वाला जो कमांड होगी, ये वाली लाइब्रेरीज होती हैं, तो ताकि हम जो कमांड यूज़ करेंगे सी आउट वगैरह जो भी नीचे यूज़ करेंगे तो वो इससे ताल्लुक़ रखती हैं। तो लाइब्रेरी के दरमियान जो नामों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम ये यूजिंग नेम स्पेस STD लिखते हैं स्टैंडर्ड। इसके अलावा हम अपने भी बना सकते हैं, ये मैं सारे उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद आता है इंट मैन का फंक्शन आता है जो कि मेन एंट्री पॉइंट होती है प्रोग्राम रन होने के लिए। उसके बाद रिटर्न 0 लिखते हैं, क्योंकि ये इंट का फंक्शन है तो रिटर्न हमें करना पड़ेगा। और रिटर्न 0 करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें जब पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा तो पता चल जाएगा आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। तो ये आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्रोग्राम का जो होता है, जो मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। बहरहाल अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे क्लास बनती है और कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास का मतलब क्या है? एक ऐसे जगह जहाँ पे हम एक खास चीज़ की कोडिंग करेंगे। तो बिलफर्ज मैं क्लास बनाने जा रहा हूँ टीचर की या स्टूडेंट की, तो मैंने लिखा टीचर इस तरीके से, ठीक है। तो अब टीचर मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं टीचर की कोडिंग करता हूँ इस तरीके से, बस सिंपल। हमें लिखना है सबसे पहले क्लास, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना है जो भी देना है, अपने टीचर लिखना है, स्टूडेंट लिखना है, बुक लिखनी है, जो भी लिखनी है। उसके बाद ये लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट, राइट कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद सेमीकोलन, इस तरीके से। तो ये आपकी एक क्लास बन गई। इस तरीके से आप दूसरी क्लास बनाना चाहोगे तो वहाँ पर लिखोगे जो भी बुक्स की बनाना जा रहा हूँ, बुक्स की बनाई। तो अब मैं बुक्स की कोडिंग यहाँ पे करूँगा, टीचर की कोडिंग यहाँ से करूँगा। अब मैं यहाँ जितनी चाहे बुक्स बना सकता हूँ, अब जितने चाहे मैं यहाँ से टीचर्स बना सकता हूँ। तो इस तरीके से फ़ायदा हो जाता है, एक ही बार आपको कोडिंग करनी पड़ जाती है। तो इस तरीके से क्लास बनती है। सबसे पहले क्लास लिखते हैं और टीचर लिखते हैं। अब क्लास के अंदर बिल्कुल जो भी मुझे लिखना है, जो भी मुझे इसकी एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स जो भी इसके इनिशियलाइज करने हैं वो यहाँ पे करूँगा, जो भी इसके फंक्शन बनाना है, जिसको काम करना है वो यहाँ पे बनाऊँगा। बिल्कुल इसका वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ मैं भाई स्ट्रिंग नेम के, मतलब स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, डेटा टाइप है जिसमें नाम हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये सारी सी प्लस प्लस की चीज़ें हैं तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए ताकि हम ऊप को ज़्यादा बेहतर से समझ सकें। तो स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद नेम लिखा, उसके बाद इसका फंक्शन कौन सा है, इसका फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, या तो वाइड या तो इंट होगा। तो मैंने लिखा वाइड, मतलब हमें बेसिक आउटपुट कोई रिटर्न नहीं करना, तो वाइड लिखा। उसके बाद नाम, ब्रेकफास्ट को इसका काम है टीच करना। तो उसके बाद ये आती हैं स्मॉल पैरेंथेसिस आती हैं, उसके बाद यूँ ब्रैकेट आती है। तो एक वेरिएबल आ गया, जितने चाहे वेरिएबल बनाओ, रोल आईडी वाईडी जो भी करना है करो, मेथड जितने चाहे आप बनाओ, इंट के बनाओ, वाइड के बनाओ। तो इस तरीके से हम एक क्लास के अंदर जितने जो चाहे वो कर सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ समझा दूँ कि क्लास हर चीज़ की एक जगह होती है जहाँ अलग अलग कोडिंग करते हैं। अब इसको हम प्रोफेशनली डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि पेपर में अगर सवाल आता है डिफाइन क्लास तो कैसे करेंगे। देखें क्लास में क्या हुआ कि आपने ये वेरिएबल्स रखे हुए हैं, मेथड्स रखे हुए हैं, जो चाहे जितने कर सकते हो। अब इससे आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, जितने चाहे टीचर बना सकते हो। तो ये क्या हुई क्लास एक टेम्पलेट बन गया हमारे तरीके से, एक फॉर्मेट बन गया, एक जगह एक चीज़ बन गई जहाँ से हम जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। उसके अंदर क्या है, जितने चाहे एट्रीब्यूट्स हों, जितने चाहे फंक्शंस हों। तो क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे, क्लास इज अ टेम्पलेट और अ प्रोटोटाइप दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स या डेटा एंड फंक्शंस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे हम आगे जाके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो इसे कहते हैं क्लास इज अ टेम्पलेट और अ प्रोटोटाइप दैट कंटेन्स डेटा एंड फंक्शंस टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जिसे कहते हैं क्लास। अब ये से क्लास बनती है, क्लास का नाम लिखते हैं, कीवर्ड आता है, ये बड़ा रिजर्व कीवर्ड होता है, उसके बाद नाम जो देना है आपने, इस तरीके से बनती है। जितनी चाहे क्लास से बनाए। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट हम मेन फंक्शन में आएंगे जहाँ हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वहाँ पे आके क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, जिस तरह डेटा टाइप लिखते हैं, जिस तरह मैं इंट लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ ए, तो एक वेरिएबल का नाम है और इंट डेटा टाइप है। इसी तरीके से हम अब यूज़ करेंगे क्लास को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मैं टीचर क्लास का नाम लिखूंगा, उसके बाद जो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम देना है, H1 दे दिया या कोई भी देना है, स्पेलिंग से लिखूँ टीचर। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इसका। अब मैं इसमें टीचर, H2 टीचर, H3 मैं जितने चाहे अब बना सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं
जितने चाहे टीचर्स बना लूँ, मुझे एक ही बार कोडिंग करनी पड़ जाएगी और उतनी बार मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे हर बार हर टीचर के लिए कोडिंग, मतलब एक स्कूल है उसके अंदर बहुत सारे टीचर्स हैं, तो मुझे अहमद के नाम से टीचर है तो उसको अहमद के नाम से मैं दोबारा कोडिंग करूँ पूरी, ऐसे लिखूँ बैठ के कि भाई स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू अहमद लिखूँ, उसके बाद स्ट्रिंग आईडी इक्वल टू अहमद की आईडी लिखूँ, और हर बार हर टीचर की अलग अलग कोडिंग करूँ, तो ये तो मेरा काम ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसी को बचने के लिए हमने क्लास बनाई है और ऑब्जेक्ट जितने चाहे बना सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाएगा, हमें बार बार वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार हो गई। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास इस तरह बनती है, उसका नाम देते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसका नाम क्लास का आ गया, उसके बाद जो आपको नाम देना है वो आप नाम देंगे, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास ऐसे बन गई, ऑब्जेक्ट ऐसे बन गया। क्लास क्या थी? एक दर्जा, एक जमात, एक टेम्पलेट था, प्रोटोटाइप था, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होंगे, जिसके जरिए हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हमने इस क्लास को नाफिज कर दिया, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या कर दिया? नाफिज कर दिया, तकमील कर दिया, लागू कर दिया, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो शेप बनाई हमने, क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब तकमील करना, और एन इंस्टेंस का मतलब होता है मिसाल, वाक्या, कि आपने इस चीज़ को वाक्य कर दिया, इस चीज़ का मिसाल है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मिसाल है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट इज एन इम्प्लीमेंटेशन और एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है या इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर दिया, इस तरीके से क्लास बनती है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। अब मैं नए नए टीचर के बनाना चाह रहा हूँ। एक टीचर था, मैं अब अहमद बिलफर टीचर बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद मुज़म्मिल बनाऊंगा, उसके बाद अली बनाऊंगा। तो हर टीचर की अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नेम होता है, आईडी होती है, और क्या क्या उसको पढ़ाना है, कौन सी किताबें पढ़ानी है, तो हम कैसे वो करें। तो मैं इसको यहाँ पे नाम कैसे दूँ इस टीचर को? तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा कि इसको क्या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं असाइन, मतलब क्या मैं ये नाम यहाँ पे असाइन कैसे कर सकता हूँ बाहर आउटवर्ड में। तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा किस चीज़ को मैं इस क्लास में से एक्सेस कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता, ताकि हमारा प्रोग्राम जो है सिक्योर रहे, ये क्लास सिक्योर रहे, कोई छेड़खानी ना कर सके। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर्स असाइन करेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या करेंगे? असाइन करेंगे। उससे क्या हो जाएगा? उससे हमारा ये होगा मेरे भाई कि हम बाहर कौन सी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, वो समझ आ जाएगी चीज़। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं, ये होती हैं प्राइवेट, चाहे हम लिखें ना लिखें, इस तरीके से लिखते हैं प्राइवेट और कॉलन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट होती हैं, मतलब हम इसको, मैं यहाँ पे नाम H1 करके डॉट नेम, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो असाइन नहीं कर सकता, ये एरर आ जाएगा, नहीं कर सकता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट है, नहीं कर सकता। जो पब्लिक होंगी वो कर सकता हूँ। अब बिल्कुल ये प्राइवेट थी, तो पब्लिक के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक, कॉलन दूंगा, उसके बाद जो चीज़ मुझे एक्सेस करनी है वो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल इंट आईडी, अब मैं आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ, ये हमने पब्लिक कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 डॉट ID, दें खुद सजेशन में आ गया, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ लिख के आ गया। उसके बाद 1 2 3 करूँगा, तो इस तरीके से मैंने ये एक टीचर बनाया, इसकी आईडी है 123। तो अगर नाम कोई पब्लिक करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, बैक से डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आके लिखा मैंने स्ट्रिंग नेम, इस तरीके से। अब मैं नाम को भी एक्सेस कर सकता हूँ, H1 डॉट नेम, ये आ गया सजेशन में, खुद ही डबल क्लिक कर दिया, आ गया, यहाँ पे लिखा आ गया। उसके बाद का नाम लिख दिया अहमद। तो अब देखें आप, एक टीचर बन गया, इसके हमने आईडी नाम दे दिया, 1 2 3 पढ़ दिया। अब मैंने इसके लिए एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया, नई डेटा टाइप यूज़ नहीं किया, बस एक ही बार मैंने क्लास में कर चुका था, उसको मैंने जस्ट यहाँ पे यूज़ किया है। अब मुझे दूसरा टीचर बनाना है, तो क्या करूँगा? वही टीचर H2 लिख दिया, H2 डॉट नेम आ गया, आईडी, डबल क्लिक किया, उसके बाद आईडी दे दो जो देनी है, सेमीकोलन दिया आखिर में, H2 डॉट नेम दे दिया हमने, उसके बाद अली लिख दिया हमने। तो अब मैं जितने चाहे टीचर्स बना सकता हूँ, मुझे बार बार हर टीचर के लिए नई कोडिंग नहीं करनी पड़ रही, जस्ट मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, उसको नई बार असाइन करना जा रहा है। तो जितने चाहे टीचर्स बना लूँ, जितने चाहे स्टूडेंट्स बनाऊँ, स्टूडेंट क्लास बना के, इस तरीके से। तो ये हो गया, हमारे पास समझ आ गई कि हमने एक्सेस स्पेसिफायर दे दी, इसे कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। अब जब नहीं लिख रहे होते, बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं। तो दो तरह के एक्सेस स्पेसिफायर में देख ली यहाँ पे, प्राइवेट और पब्लिक। एक और होता है जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख लिया हमने प्राइवेट और पब्लिक। बाय डिफॉल्ट चीज़ें प्राइवेट होती हैं, जिसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, और जिसको पब्लिक लिखेंगे तो उसको हम बाहर एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं,
जब हमने क्लास बनाई तो गौर करें, हमने बहुत सारी चीज़ों को एक अंदर एक सिंगल यूनिट में जमा बंद कर दिया। इस तरीके से हम क्लास बनाएंगे किताबों की, तो उसमें भी क्या होगा, किताबों के जो एट्रीब्यूट्स फंक्शन होंगे वो एक बुक की क्लास में बंद कर देंगे। तो क्लास के अंदर क्या होता है, हम सारी चीज़ों को बंद कर देना है। क्लास एक यूनिट है, एक जगह है जहाँ हर चीज़ को बंद कर दिया। तो एक किस्म का ये क्या बन गया, कैप्सूल बन गया। जो दुनिया में दवाई होती है कैप्सूल होता है, इसके अंदर दवाई अंदर पड़ी होती है, बाहर से कवर होता है, कोटिंग होती है, उससे कहते हैं कैप्सूल। उस चीज़ में कोई सी चीज़ को बंद करने को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि आप एक कैप्सूल बना रहे हो, कोई चीज़ छुपा रहे हो, टू इनक्लोज समथिंग इन कैप्सूल, इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो वही चीज़ सी प्लस में होगा एक तरीके से, कि एक्स में हमने सारी चीज़ें बंद कर दी, तो उसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ हुई, इनकैप्सुलेशन is a process that binds together data and functions in a single unit। एक जगह में हमने सारी चीज़ें बाइंड कर दी, छुपा दी, बंद कर दी, बंडल बना दिया, एक किस्म का इनक्लोज कर दिया, तो इसे हम कहते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। इनक्लोजेशन इज अ प्रोसेस टू बाइंड टुगेदर डेटा एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट, जिसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। जब चीज़ें सारी छुपा दी क्लास के अंदर। अब हमने ये चीज़ें प्राइवेट एक्सेस नहीं करवाई, बाहर ये एक्सेस करवाई हैं, मतलब ये हम एक्सेस कर सकते हैं, बाहर ये नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि आपने जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो क्या बाहर दिखा दी, और जो गैर ज़रूरी है, जो उसको नहीं दिखानी छुपानी, वो आपने छुपा दी, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या हुई, एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस टू शो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो पब्लिक वाली एसेंशियल, जो आपको जहाँ पे एक्सेस करवानी है, टू शो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइड्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो गैर जरूरी आपने वो छुपा दी, जो जरूरी है वो दिखाने वाला आपने दिखा दी, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और किसकी हेल्प से आपने दिखाई, पब्लिक, तो एक किस्म का आपने यहाँ पे पब्लिक बना दिया इस तरीके से, तो इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। तो इनकैप्सुलेशन, जब सारी चीज़ें आपने एक जगह पे रख दी, इनकैप्सुलेशन हो गई, और इसमें से कौन सी चीज़ें दिखानी है उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या हुई, एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस टू शो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड हाइड्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर और आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से। तो ये समझ आ गई बात, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे खासे समझ आ गए। अब फंक्शन जिस तरीके से ये बना था, हमने वाइड टीच बनाया था, प्राइवेट रखा हुआ है, इस तरीके से जितने चाहे फंक्शन बना सकते हैं। तो सी प्लस में आपने सीखा होगा किस किस तरीके के फंक्शंस बनते हैं। एक होता है खाली, जो बनाया था हमने, एक होता है पैरामीटर, जिसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो मैं यहाँ बनाता हूँ वाइड शो, पैरेंथेसिस दे दी और ये दे दिया। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर नाम देता हूँ कोई, तो पैरामीटर पास कर सकता हूँ, स्ट्रिंग लिखा और n। अब मैं यूज़र जो भी नाम देगा नीचे से शो के हेल्प से, वो इस नेम इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा और वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने ये लिखा नेम, ये वाला नेम लिखा, इक्वल टू कर दिया क्या, n। और मुझे अगर बिल्कुल ही परफेक्टली बताना है कि यही वाला नाम, तो मैं इससे पहले यहाँ पे दिस लगा के, एरो लगा के, ये माइनस लगा के फिर एरो, तो इसका मतलब है इस क्लास का ये नेम, तो एक्सेस हो जाएगा। तो आप ये ऐसे कर सकते हो एक्सेस, इस तरीके से कि इसमें ये वाला नाम सेव हो जाए, उसके बाद क्या हो जाए, ये नाम प्रिंट हो जाए। तो सी आउट लिखूंगा उसके लिए, सी प्लस में आपको थोड़ी बतानी चाहिए तो पता होगा आपको। सी आउट लिखते हैं कोई चीज़ आउटपुट करने के लिए, उसके बाद मैं इस नाम को प्रिंट कर दूंगा इस तरीके से। अब मैं आउटर वर्ल्ड में आता हूँ, यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ सारा सब कुछ। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टीचर h1 के नाम से, h1 डॉट करके शो करूँगा, तो देखें ये फंक्शन आ गया, डबल क्लिक करूँगा ये खुद आ जाएगा। उसके बाद सेमीकोलन दिया। अब इसके अंदर मैं नाम पास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक आर्गूमेंट बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अली कर दिया। तो अब जैसे मैं अली करूँगा, तो सबसे पहले नाम के अंदर जो पब्लिक वेरिएबल था स्ट्रिंग, ये नेम, इसके अंदर सेव भी हो जाएगा और ये यहाँ पे आउटपुट भी आ जाएगा। एग्जीक्यूट करता हूँ, कंपाइलर पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले ये फाइल मुझे सेव करनी है, कहाँ पे सेव करनी है, जो जिस वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वहीं पे सेव कर देता हूँ, उसको सेव कर दिया इस तरीके से। अब सेव हो गए, रन हो जाएगी। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, देखें यार, ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड, ठीक है। एग्जीक्यूट पे आया, कंपाइलर पे क्लिक किया, तो ये अली लिख के आ गया इस तरीके से। अब इस तरीके से जितने चाहे मैं बना सकता हूँ। ये यहाँ पे आ गया मैं, तो अब यहाँ पे मैं दूसरा बनाता हूँ ऑब्जेक्ट h2, उसके बाद h2 डॉट शो करूँगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं डालता हूँ मुज़म्मिल, आखिर में सेमीकोलन दे दिया। अब मैं जितने चाहे इस तरीके से डायरेक्ट पास कर सकता हूँ और प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये होता है पैरामीटराइज फंक्शन, और नॉन पैरामीटर जिसके अंदर पास नहीं करते। तो इस तरीके से मैं ID भी दे सकता हूँ, वाइड कर दिया शो, और फंक्शन बना दिया इसके अंदर इंट ID,
नंबर IDN कर दिया। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये जो हमने पब्लिक ID बनाई हुई है इसके अंदर ये वाली ID सेव हो जाए। तो मैं लिखूँगा दिस, ये कर दिया एरो, और उसके बाद ये वाली ID, ये वाली इसके अंदर क्या चला जाए, ये नई ID जो हम देंगे असाइन करेंगे बाहर से। उसके बाद इसको प्रिंट कर देते हैं, इस तरह ID को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे ID देता हूँ, h1 डॉट शो कर दिया। अब मैं इसके अंदर ID दूंगा 1 2 3, सही है। अब मैं एज ग्रुप आता हूँ, कंपाइलर पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये 1 2 3 लिख के आ गया। तो ये समझ आ गई मेरी भाई कि चीज़, जब मैं नाम दे रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, जब ID दे रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। मतलब शक्ल एक ही है, शो, फंक्शन का नाम एक ही है, शो, लेकिन जब मैं डेटा टाइप नाम दे रहा हूँ तो ये वाला फंक्शन चल रहा है, जब इंट दे रहा हूँ ये वाला फंक्शन चल रहा है। मतलब यहाँ से जब मैंने 1 2 3 दिया तो ये चल गया, और जब नाम दूंगा तो अब वो वाला फंक्शन चलेगा। तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं मेरे भाई, पॉलीमॉर्फिज्म। एक इंटरफेस के बहुत सारे आपने क्या बना लिए, शक्लें बना ली, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फ मतलब शक्लें। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इज अ प्रोसेस और एबिलिटी of an object to take on multiple forms with same interface। एक नाम से आप मल्टीपल फॉर्म ले लिए इस ऑब्जेक्ट ने, H1 ने, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो फंक्शंस हमने बना लिए, पैरामीटर, नॉन पैरामीटर, बहुत सारे एक ही नाम के, तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब फंक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक फंक्शन आपने रिटर्न टाइप दिया हुआ है वॉइड, यहाँ पे इंट देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, और अलग अलग नाम से बनाएंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ मैं फंक्शन यहाँ पे नहीं बनाऊँ, बस डायरेक्ट मैं क्या करूँ, यहाँ पे वैल्यू दूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर पास करूँ डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू, मुझे नीचे फंक्शन नहीं देना पड़े। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसके अंदर हम रिटर्न टाइप नहीं देते और क्लास के नाम से बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कॉल होता है। कैसे करते हैं वो, यहाँ पे आएंगे, जिस तरह से ये फंक्शन बनता है उस तरीके से बनेगा, लेकिन नाम क्या होगा, क्लास का। अब क्लास कौन सी, टीचर, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, टीचर लिखूँगा, और ये पब्लिक ही होना चाहिए ताकि वो चल सके। तो पब्लिक में आया, फिर मैंने उसके बाद पैरेंथेसिस दे दी, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से। तो ये एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसके अंदर हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया, वॉइड इंट कुछ नहीं दिया, और जो आप करना चाहिए कर सकते हैं। अब बिल फर्स्ट मैं यहाँ पे, ये था डिफ़ॉल्ट खाली था, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करता हूँ बिल फर्स्ट स्ट्रिंग n, ठीक है। और मैं फिर ये करता हूँ वही वाली चीज़ जो मैंने यहाँ पे की हुई थी, नाम वाली, वही करता हूँ। तो दिस कर दिया, एरो दे दिया, नाम के अंदर ये वाला n चला जाए, उसके बाद ये नेम प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ही पास कर सकता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया इसी नाम का, क्लास का। अब मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा अली, तो डायरेक्टली ये चल जाएगा और रन हो जाएगा। देखिए आप, अली आ गया इस तरीके से। तो ये था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस तरह खाली भी बन सकता है, जो डिफ़ॉल्ट होता है, टीचर लिखा मैंने, खाली कर, क्लास का नाम देना है वही, और खाली छोड़ दिया। उसमें क्या करता हूँ, सेट करता हूँ कि भाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट सेट टू नेम, ठीक है। नाम की मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की, नाम दोगे तो नाम सेट होगा, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पर अगर वैल्यू पास नहीं करता, कुछ नहीं देगा, खाली इस तरह छोड़ देता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। ये नॉन पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर है ये वाला चल जाएगा। अब मैं एस ग्रुप पे आता हूँ, कंपाइलर पे क्लिक करता हूँ, तो देखें ये वाला चल गया डिफ़ॉल्ट। तो इसे भी कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये कंस्ट्रक्टर की पॉलीमॉर्फिज्म थी और वो किसकी थी, फंक्शन की पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इंटरफेस एक है, शक्लें बहुत सारी हैं। जब वैल्यू दे रहे हो ये चल रहा है, नहीं दे रहे तो ये चल रहा है। और ये होता है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर, कि जब आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था तो मेमोरी एलोकेट हो गई, सी क्लास ने पूरी मेमोरी ले ली थी। मैं चाहता हूँ जब क्लास खत्म हो जाए, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाए, तो इस क्लास की जो मेमोरी ली हुई थी, इस जगह ली हुई थी, तो वो खत्म हो जाए। तो उसके लिए बनाते हैं डिस्ट्रक्टर। उसी नाम से बनेगा, टीचर के नाम से, क्लास के नाम से, लेकिन शुरू में देना पड़ता है हमें टाइट की साइन की साइन वेव इस तरह बनती है, टाइट कहते हैं। उसके बाद वही क्लास का नाम टीचर दे दिया, उसके बाद इसको खाली छोड़ते हैं, हमेशा ये नॉन पैरामीटराइज्ड ही होता है। उसके बाद इसके अंदर आपने कोई मैसेज आउटपुट प्रिंट करना है तो कर सकते हैं, ना करें मर्जी है आपकी, लेकिन ये हमेशा आखिर में चलेगा। जब पूरी क्लास की हर चीज़ चल जाएगी तो आखिर में ये चीज़ चलेगी और आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ।
कि सी आउट, और मैं इसको करता हूँ क्लास के एंड कर दिया। ठीक है, अब मैंने पहले ये ऑब्जेक्ट बन गया नॉन पैरामीटराइज, तो ये खुद पे खुद ये वाला चल जाएगा। उसके बाद मैं इसको कॉल नहीं कर रहा, लेकिन ये फिर भी चलेगा, क्योंकि हमेशा ये आखिर में चलेगा बताने के लिए कि आपकी क्लास ख़त्म हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे ये प्रिंट करवा रहे हैं। तो एग्जीक्यूट पे आया, कंपेरेंट पे क्लिक किया, तो देखें पहले ये चली, आखिर में क्या लिखा आ गया, एंड लिखा आ गया। तो इस तरीके से आखिर में ये चल गया। अब मैं इसको ये प्रिंट नहीं भी करता तो लेकिन आखिर में चल रहा होगा, दिखेगा नहीं। लेकिन ये किस लिए यूज़ होता है, ये मेमोरी अनएलोकेट करने के लिए, जो क्लास ने ली हुई थी पहले, जो आपने सारे ऊपर चीज़ें यूज़ की वो ख़त्म करने के लिए हमेशा डिस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसको हमें कॉल करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट वाला खुद कॉल हो जाता है, नाम वाला हमें एट्रीब्यूट के हिसाब से कॉल करना पड़ता है, आर्गूमेंट्स के हिसाब से। तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता और क्लास के नाम से स्टार्ट होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। ये टाइट से शुरू होता है, क्लास के नाम से शुरू होता है, लेकिन इसका काम होता है जो मेमोरी एलोकेट की गई है पहले, जो जगह इसने ली हुई है वो ख़त्म करने के लिए, और हमेशा ये आखिर में रन होगा और इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हमेशा नॉन पैरामीटराइज्ड ही रहेगा। तो ये समझ आ गई, इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ तक अच्छी खासी हमें चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक चीज़ ये आ गई चीज़, ठीक है। अब बिलफर्ज मैं एक टीचर की बना ली क्लास, इसके अलावा बनाने जा रहा हूँ मैं क्लास स्टूडेंट की। तो अब स्टूडेंट की कोडिंग यहाँ पे करूँगा, टीचर की कोडिंग यहाँ पे करूँगा। मैं ऑब्जेक्ट यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये ठीक है। अब देखा जाए तो टीचर भी इंसान है, स्टूडेंट भी इंसान है। तो टीचर का भी एक नाम होगा, आईडी होगी, स्टूडेंट का नाम एक आईडी होगी, दो वेरिएबल हो गए, इसके भी कोई फंक्शन होंगे, इसके भी कोई फंक्शन होंगे। तो ये भी चीज़ें कॉमन हो रही हैं, तो मैं क्यों ना एक अलग क्लास बनाऊं जो कि दोनों को कवर करे। क्लास ह्यूमन, इंसान की क्लास। टीचर भी इंसान है, स्टूडेंट भी इंसान है, आगे में प्रिंसिपल होगा वो भी इंसान होगा, लाइब्रेरियन वो भी इंसान होगा, वाइस चांसलर वो भी इंसान होगा, क्योंकि मैं एक इंसानी क्लास बनाऊँ बेहतर वही है। तो मैं यहाँ बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम कर दिया, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद इंट आईडी सेमीकोलन ये दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट, टीचर और इसके अलावा प्रिंसिपल जो भी हैं वो सारी चीज़ें बस इसकी यूज़ कर लें। अब बार बार यहाँ पे लिखता जाऊँ फ़ायदा फिर तो एफिशिएंसी नहीं हुई ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसके जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इसके अंदर क्या कर लूँगा, इनहेरिट कर लूँगा। कि यहाँ इनिशियलाइज नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें खुद आ जाएंगी, जिसे कहते हैं इनहेरिटेंस। कि ये एक किस्म की चाइल्ड क्लास है जो ये कैरेक्टर्स ले लेगी इसके। जिस तरह पेरेंट रियल वर्ल्ड में वालिद होते हैं, माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे उनमें से कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। तो मैं क्या करूँगा, इस इंसान के जो कैरेक्टर्स हैं इसमें ले लूँगा। उसके लिए क्या करेंगे, कॉलन देंगे, उसके बाद लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद क्लास का नाम ह्यूमन। अब इस इंसान की क्लास के कैरेक्टर्स जो हैं टीचर के अंदर खुद ही आ गए, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। मैं यहाँ इसको पब्लिक करता हूँ, आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। पब्लिक किया, ठीक है। अब मैं यहाँ मेन में आता हूँ। अब मैं किसका बनाना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट टीचर का, इंसान का नहीं बना रहा। टीचर का, टीचर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन टीचर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। लिखा टीचर T1, उसके बाद T1 डॉट करूँगा तो देखिए मैं नेम एक्सेस कर सकता हूँ, इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ, अली करके कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने इनहेरिट किया हुआ है। हालांकि मैंने यहाँ पे टीचर के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, नेम वेम आईडी कुछ नहीं है, लेकिन वो इसके थे जो इसके अंदर इनहेरिट हो गए, यहाँ से यहाँ पे आ गए। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस होंगे, पब्लिक वाले कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने पब्लिक लिखा था। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस क्लास के अंदर भी प्राइवेट वाले एक्सेस कर सकूं, लेकिन बाहर एक्सेस ना हो, तो उसे कहते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक डेटा टाइप है, जिस तरह प्राइवेट है, पब्लिक है, लेकिन ये भी प्राइवेट ही होता है, जो अपनी क्लास में और इनहेरिट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं कर सकते। पब्लिक तो ये होता है ना, कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट उसी क्लास के अंदर। प्रोटेक्टेड क्या होगा कि उस क्लास के अंदर भी और इनहेरिट क्लास के अंदर भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट रोल नम इक्वल टू 1 2 3। तो मैं यहाँ पे टीचर के अंदर जो है, टीचर के अंदर यूँ पब्लिक करके इस रोल नम को एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ इनिशियलाइज कर दूँ या वैल्यू चेंज कर दूँ, या यहाँ पे डिक्लेयर करके यहाँ वैल्यू इनिशियलाइज कर दूँ, तो मैं
कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इसे कहते हैं प्रोटेक्टेड डेटा टाइप। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टेड डेटा टाइप, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं, सॉरी, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, जिसका काम क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ प्राइवेट होता है एक्सेस स्पेसिफायर, जो कि अपनी क्लास में भी और इनहेरिटेड क्लास में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का नाम आपने देख लिया कि एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड यूज होता है एज अ प्राइवेट के तौर पे, जो कि अपनी क्लास में और दूसरी इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस किया जा सकते हैं। खैर, तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है कि एक पेरेंट क्लास होती है जो अपने कैरेक्टर्स एक चाइल्ड क्लास में देती है। तो ये जो क्लास थी जिसने अपने कैरेक्टर्स दिए उसे कहते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और ये क्लास जिसने कैरेक्टर्स ले लिए यहाँ से यहाँ पे से कहते हैं चाइल्ड क्लास या ड्राइव्ड क्लास। तो ये चीज़ समझ आ गई। और इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट था, एक चाइल्ड था, जैसे क्या कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन चाइल्ड का भी चाइल्ड होता है, जैसे बाप होता है, सन होता है, फिर ग्रैंड सन होता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट भी करते हैं। और मैं चाहता हूँ स्टूडेंट जो है ना वो इस टीचर से ले ले कैरेक्टर्स। तो मैंने लिखा टीचर, यूं कर लिया, उससे पहले पब्लिक लिखना है। अब ये टीचर के कैरेक्टर्स स्टूडेंट ले लेगा, मतलब ह्यूमन के लिए टीचर ने, टीचर से लिया इंसान ने। अब स्टूडेंट जो है इसके फंक्शन भी यूज़ करेगा, इसके भी यूज़ करेगा, फिर टीचर का कोई अपना फंक्शन भी है। पब्लिक लिखा मैंने, टीचर का फंक्शन है टीच करना, तो उसका फंक्शन बनाता हूँ, वाइड लिखा, टीच लिखा और पेंसिल दे दी। ठीक है, टीचर का एक अपना फंक्शन भी था टीच करने का, और इंसान के अपनी ये आईडी वगैरह भी थी। तो मैं दोनों को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट कर दिया कि इंसान से इसने कैरेक्टर्स लिए और इससे इसने ले लिया। तो ग्रैंड सन में बाप के भी दादा के भी कैरेक्टर्स आ गए। अब मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर मैंने कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन अब देखें मैं स्टूडेंट का बनाता हूँ वेरिएबल, मतलब वो बनाता हूँ, क्लास लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया S1, कुछ भी नाम दे दो। अब S1 डॉट करूँगा तो मैं देखें मैं सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ, दादा का भी, बाप का भी, सबका एक्सेस कर सकता हूँ। ये देखें, तो इसे क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के ये एक पेरेंट, फिर चाइल्ड से भी एक चाइल्ड, मल्टी लेवल। देखें, एक लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, तो लेवल आ रही हैं, इससे ये। तो इसे क्या कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जो पहले वाली थी वो सिंगल इनहेरिटेंस, और ये वाली क्या हो गई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब एक इंसान से मैंने टीचर के अंदर ले लिया। मैं चाहता हूँ सिर्फ इंसान टीचर में आ गया, तो टीचर के बाद स्टूडेंट में भी आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट टीच तो नहीं करता ना, इसके फंक्शन नहीं लेना मुझे। तो मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट की, और मैं इससे करेक्टर देता हूँ, इंसान से लेता हूँ। तो मैं कॉलन लगाया, पब्लिक किया, ह्यूमन लिखा, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट दे दी। अब क्या होगा? इंसान के कैरेक्टर्स, मतलब एक पेरेंट, दो बच्चे, एक टीचर भी आ गया और स्टूडेंट भी आ गया, दो बच्चे इंसान के। तो इससे क्या कहते हैं हम? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, कि एक वालिद, बहुत सारे बच्चे। तो अब मैं इसका अभी बनाऊंगा, तो मैं अब सिर्फ टीचर, बाप का ही एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये देखें S1 डॉट करूंगा तो मैं अब टीचर का एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ बाप का कर सकता हूँ, क्योंकि बाप अब बन गया एक, बाकी औलाद में बन गई। तो मैं यहाँ पे नेम एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर एक वालिद हो, बहुत सारे बच्चे हों। तो ये समझ आ गई चीज़, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब बिलफर्स, ये एक इंसान की अलग क्लास थी, टीचर की अलग क्लास है, ठीक है, किसी की इनहेरिटेंस नहीं होगी, बस एक अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। मैं यहाँ पे एक नई क्लास बनाने जा रहा हूँ, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट की बनाए। और मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो इंसान के भी आ जाएं, टीचर के भी आ जाएं, एक साथ आ जाएं। तो मैं इसको मल्टीपल कर सकता हूँ कि इसके दो बाप बना दूँ। कॉलन दे दिया, उसके बाद पब्लिक लिखा, उसके बाद इंसान से भी ले ले और कॉमा करके टीचर से भी ले ले। तो इससे क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। दो वालिद साहब हो गए, दो बेस क्लास हो गई इसकी, इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे सब कुछ एक्सेस कर सकता हूँ दोनों की क्लासों के। S1 डॉट करूँगा तो मैं दोनों के एक्सेस कर सकता हूँ, जो चाहे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? मल्टीपल के, एक इंसान एक टीचर आ गया, पब्लिक कर दिया, उसके बाद हमने स्टूडेंट लिखा, पब्लिक, ह्यूमन, इंसान आ गया, उसके बाद टीचर आ गया। तो हमने क्या कर दिया? मल्टीपल इनहेरिटेंस, दो पेरेंट क्लासेस
इसकी आ गई, 2 बेस क्लास आ गई। तो इसे कहते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके अलावा एक और आती है, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड। उसमें क्या होता है देखें, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक बाप 2 औलादें, जिसमें हायरार्कियल, मतलब हाइब्रिड में ये होता है कि बहुत सारी क्लासेस को, इनहेरिटेंस के टाइप्स को आपस में मिक्स कर दें, तो उसे कहते हैं हाइब्रिड, कि आपने बहुत सारी क्लासेस को, बहुत सारी इनहेरिटेंस के टाइप्स को मिक्स कर दिया। जैसे कि मैं अब ये करने वाला हूँ, देखें एक इंसान 2 औलादें, टीचर भी आ गया, स्टूडेंट भी आ गया। टीचर के अंदर भी हमने कर दिया पब्लिक करके ह्यूमन, और स्टूडेंट के अंदर भी कर दिया हमने पब्लिक करके ह्यूमन। तो 2 औलादें हो गई, टीचर के नाम से स्टूडेंट के नाम से 2 औलादें, एक इंसान की 2 औलादें, टीचर और पब्लिक स्टूडेंट। तो ये क्या हो गई, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इसके अलावा फिर मैं क्या चाहता हूँ कि एक क्लास बनाने जा रहा हूँ बुक की, बुक्स की, ठीक है। अब बुक्स के अंदर क्या है, बुक्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि टीचर की भी और स्टूडेंट की भी चीज़ें आ जाएं। तो मैंने कॉलन दे दिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए मैंने लिखा पब्लिक टीचर, कॉमा कर दिया स्टूडेंट। टीचर के भी ले लिए, स्टूडेंट के भी ले लिए, मतलब मैंने पहले हायरार्कियल यूज़ की, उसके बाद मल्टीपल यूज़ की। तो ये किस्म की क्या हो गई, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके अंदर बहुत सारे इनहेरिटेंस को आपने मिला दिया, हायरार्कियल और प्लस मल्टीपल को, तो इसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये किस्म के अलग अलग किस्म के हाइब्रिड इनहेरिटेंस थी जो हमने समझ ली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ईजी करते हैं, ये हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है, एक इंसान एक बच्चा, ठीक है, ह्यूमन और टीचर। अब बिलफर्ज इसके अंदर भी एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग पब्लिक करके बताता हूँ, पब्लिक एक फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर वाइड टीच का, उसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ सी आउट के आई एम टीचर, ठीक है। और इसके अंदर भी एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक का, वाइड टीच के नाम से ही, सी आउट किया आई एम ह्यूमन, आखिर में सेमीकोलन दे दिया, ठीक है। अब पेरेंट क्लास के अंदर भी टीच का फंक्शन है, और टीचर क्लास के अंदर भी, बच्चे की क्लास के अंदर भी एक टीच का फंक्शन है। अब कौन सा चलेगा, बच्चे का चलेगा, तो इसे कहते हैं ओवर राइडिंग। क्या कहते हैं, ओवर राइडिंग। मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ टीचर के नाम से T1 डॉट करूँगा, उसके बाद मैं टीच का फंक्शन चलाता हूँ। अब कौन सा चलेगा, हालांकि फंक्शन 2 हैं, इसने इनहेरिट किया है इसका, लेकिन चलेगा इसका। एस ग्रुप पे आता हूँ, कंपाइलर में क्लिक करता हूँ, देखें आप आएगा आई एम अ टीचर आ गया। तो इसे कहते हैं ओवर राइडिंग, कि जो चाइल्ड क्लास है वो सेम फंक्शन जो है ओवरराइड कर लेती है, अपना चला लेती है, तो इसे कहते हैं ओवर राइडिंग। ये चीज़ हमें समझ आ गई, ठीक है। अब आप चाहते हो जो कि इंसान की क्लास है मैं इसको एक्सेस ना कर सकूं, मतलब मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना बना सकूं, यहाँ पे इसको इतना सिक्योर कर दूं कि सिर्फ इसको इनहेरिटेंस कर सकता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट ह्यूमन करके H1 करके ना बनाऊं, मतलब इसको मैं सिक्योर रखना चाहता हूँ इस इंसान की क्लास को, बस इसको इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल करूँ, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट ना बना सकूँ, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। वो कैसे होता है, उसके अंदर हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, इसका नाम लिखना पड़ता है वर्चुअल शुरू में, उसके बाद जिस तरह फंक्शन बनता है वाइड लिखा, कुछ कोई फंक्शन बना दो आप, कोई भी नाम दे दो, लेकिन उसकी बॉडी नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू 0 कर दो या आप सिंपल सेमी कॉलम कर दो, लेकिन इसकी कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आके H1 लिखता हूँ, H1 लिखा हुआ है, एज़्यूर पे आऊँगा, कंपाइलर पे क्लिक करूँगा तो एरर आ गया। क्या लिखा है भाई कि ये एक वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल होता है कि आपने ये सारी क्लास को ही छुपा दिया, सही है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया आपने। तो इस क्लास का फ़ायदा क्या हुआ, इस क्लास का फ़ायदा ये हुआ कि हमने इसको सिक्योर रखा, इसको सिर्फ इनहेरिटेंस के तौर पे इस्तेमाल किया टीचर के अंदर, और टीचर के अंदर आते ही हम इसको इनिशियलाइज करेंगे वर्चुअल फंक्शन को, शो को, ताकि ये वाली क्लास वर्चुअल ना बन जाए। तो मैं यहाँ पे वाइड लिखूँगा और शो, और इस क्लास को मैं असाइन कर दूंगा कोई ना कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से अब
अगर आप ये फंक्शन नहीं बनाओगे, यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करोगे, तो ये भी जो इनहेरिट क्लास है ये भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना। तो हमें अब ये क्लास जो है ये हो गई पेरेंट क्लास, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसको सिर्फ हम इनहेरिटेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमने उसको सिक्योर कर दिया। तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये चीज़ समझ आ गई बात, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या चीज़ होती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड क्लास। बिलफर्ज मैं पब्लिक के अंदर खाली करता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, ठीक है। अब आपको ये पता है प्राइवेट लिखने से ये वेरिएबल सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है और कहीं भी एक्सेस नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन अब ये इंसान चाहता है कि मेरा ये वाला जो दोस्त है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, इसको एक्सेस करने दो मेरी प्राइवेट चीज़ें भी, तो उससे कहते हैं फ्रेंड क्लास। तो उसके लिए आप पब्लिक में उसको बताओगे, पब्लिक में आए उसको बताओगे कौन सी क्लास को एक्सेस कर सकती है इस प्राइवेट वेरिएबल को। तो हमने लिखा फ्रेंड क्लास, कौन सी, टीचर वाली, ये कर दिया। अब टीचर जो है इसके सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट वेरिएबल्स को, पब्लिक को, हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक में हमें इसको ये बताना पड़ेगा इस क्लास में कि इसको ये वाली क्लास एक्सेस कर सकती है, प्राइवेट वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकती है। तो अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बिल्कुल एक्सेस कर सकता हूँ। मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ या कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, पब्लिक किया तो मैं फंक्शन बनाता हूँ वाइड शो इसमें, एक मिनट, ये आ गया, वाइड शो कर दिया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ और नेम कर सकता हूँ, यहाँ नेम को कुछ ना कोई नाम दे देता हूँ, अली। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकता हूँ, प्राइवेट वेरिएबल को भी इसके अंदर। हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फ्रेंड क्लास है, इस वजह से इसको एग्जीक्यूट कर सकती है, क्योंकि वो चीज़ है टीचर। अब मैं डायरेक्ट नेम तो नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस ह्यूमन क्लास का, ह्यूमन h1 डॉट नेम। हालांकि इस तरह हम सिर्फ पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन इसका कर सकते हैं। एग्जीक्यूट पे आया, कंपाइल रन पे क्लिक किया तो देखें ये रन हो गया। h1 डॉट नेम जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है अली, हमें वो देखना था, सी आउट। तो h1 कंपाइल, एग्जीक्यूट पे आए, कंपाइल रन पे क्लिक किया, ये कुछ दिखा नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। मेरे भाई इसको तो चलाना पड़ेगा ना, इसको क्या है, टीचर का ऑब्जेक्ट है। तो इधर आया, टीचर का ऑब्जेक्ट बनाया T1 के नाम से, इसको हटा देते हैं और T1 के नाम पे आके डॉट शो का फंक्शन, ठीक है, सेमीकोलन दे दिया, एग्जीक्यूट पे आया, कंपाइल रन पे क्लिक किया तो देखें ये अली प्रिंट हो गया। मतलब हमने इस क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाया इंसान का, उसका प्राइवेट वेरिएबल एक्सेस कर लिया नेम, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ पब्लिक ही एक्सेस होता है। तो इसे कहते हैं फ्रेंड क्लास, कि आपने एक ऐसी और क्लास बना दी जिसको आपने एक्सेस दे दिया कि वो आपके प्राइवेट वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसे कहते हैं हम क्या, फ्रेंड क्लास। अब आखिरी चीज़ है, वो क्या है मेरे भाई, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स। तो उसके लिए क्या करोगे, आप आओगे इधर क्रोम के ऊपर, कोई ब्राउज़र खोलो और यहाँ पे आप लिखो CPP exams.blogspot.com। इस पर आप इंटर की प्रेस करोगे तो ये आपको सीधा गूगल ड्राइव के ऊपर ही लेके जाएगा। एक वेबसाइट है जो मैंने खुद बनाई है, जिसके मैंने रीडायरेक्ट किया हुआ है ताकि आप सीधा गूगल ड्राइव के ऊपर पहुंच जाओ आसानी से। खुद ही आपको वेबसाइट रीडायरेक्ट करके गूगल ड्राइव पे लेके जाएगी, क्योंकि गूगल ड्राइव का लिंक इतना बड़ा होता है तो मैं आपको अभी वो दिखा सकता नहीं था, इसलिए मैंने ये वाली ब्लॉग्स पे बना लिया। तो ये गूगल ड्राइव के ऊपर आपको लेके आएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्ड सॉल्व्ड, इसके अलावा आपको 9 प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड जो मैंने आपको बताए थे वो आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इजीली अपना पेपर वाइवा वगैरह कर सकते हो। मैं नेट स्लो चल रहा है मेरा, तो मैं नेट ये आगे खुल गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर पड़े हुए हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर मैं खोल के दिखा सकता हूँ आपको। मैं नेट चेंज करता हूँ ताकि ये स्पीड से चले। तो ये हो गया, तो अब ये जल्दी चलेगा, ये नेट अच्छा है। तो इधर आ गया क्वेश्चन आंसर्स में अंदर। तो इसके अंदर देख रहे हैं आप, ये वाइवा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आंसर्स पड़े हुए हैं। मैं डबल क्लिक करके इसको खोल सकता हूँ।
तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई आप क्वेश्चन आंसर्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो सब कुछ आप यहाँ से उठा सकते हो। 9 प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा भाई वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे भाई लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप एजुकेशन को भी सपोर्ट करें। सो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।